मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी चौक के समीप 80 की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 स्कूली मासूम बच्चों को रौंद दिया था, जिसमें कि मिथिलेश शाह की पुत्री करुणा कुमारी की मृत्यु इलाज के दौरान मायागंज में हो गई थी। वहीं मदन पासवान के 12 वर्षीय पुत्र अंश कुमार को मौत मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हो गई है। तीसरे का इलाज मायागंज में इलाजरत है। बताया जा रहा है कि दिव्यांशु की भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इस घटना में महेशी गांव में सदमे में एक के बाद एक की मौत परिवार सहित गांव वालों को झकझोर रही है। पीड़ित ने परिवार वालों को मिलकर सरकार की तरफ से हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। वहीं 16 वर्षीय दिव्यांशु मायागंज अस्पताल में इलाजरत है। दिव्यांशु की मां अपने बेटे जान बचाने के लिए हाथ जोड़ती नजर आ रही है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार के सामने बेटे के लिए जान की भीख मांगती है मां। 3 दिन से होश नहीं आने से दिव्यांशु की मां का रो रो कर बुरा हाल है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार का यह भी कहना है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों को गाइडलाइन यातायात पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने की बात कही गई है। कार वाले ने 3 स्टूडेंट, तीनों पढ़ने वाले हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों का हुआ, एक का मृत्यु हुआ था, एक दूसरे का भी मृत्यु हो गया, एक इलाजरत। और अफसोस की बात यह है कि जो लड़की की मृत्यु हुई पढ़ने में बहुत परिवार का एक भविष्य, दूसरे की जिसकी मृत्यु है वो और दर्दनाक है। उसके माँ बाप का एक ही किडनी है, एक किडनी एक दूसरे को देख के दोनों जिंदा है और उसके एक बच्चे देखे। अभी एक बच्चे इलाजरत में है। हम लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा से इलाज हो जाए और भगवान की कृपा से होता है। सर, बराबर इस तरह घटना घटती रहती है रोड पे, ये सब लगे, इसके लिए क्या अच्छा, हाँ, एक चीज़ है, थोड़ा सा क्या है कि हम लोग भी अब इसको चिन्हित करते हैं ब्लैक स्पॉट के रूप में, और थोड़ा सा रोड बनाने वाले तो निशान छोड़ गए हैं, सब जगह निशान बना दिए हैं, लेकिन ड्राइवर लोगों की लापरवाही है कि वो निशान का या यातायात के कानून का पालन नहीं कर रहे, और जिसके कारण रोड बनाने वाले तो सभी जगह आपका चिन्ह बना दिए हैं, लेकिन आजकल के ड्राइवर उस चिन्ह का अनुपालन नहीं करते। मृत के परिजन से मिले सर, क्या आश्वासन मिला आपकी तरफ से? मृत के परिजन से मिलने के बाद तो सभी जो भी मृत हैं बहुत दुखी तो ही हैं, बहुत गरीब हैं। हम लोग की तरफ से यही होगा प्रयास कि उनको जो आगे कानूनी कार्रवाई में जितना भी मदद हो सकता है हम लोग कर सकते हैं। करवाइए सही से, मेरा बच्चा को बचा दीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। हम चाहते हैं गाड़ी में लाकर पकड़िए। 3 दिन हो गया सर, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई देख रेख नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा सर। कैसे मेरा बच्चा जिएगा? मेरा बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है। मेरा बच्चा को बचा थोड़ा होता है। चाहिए, मेरा बच्चा को हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? गरीब आदमी है, बच्चा के करने हम ही मर जाएंगे, लेकिन बच्चा को बचा लीजिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई। असम के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर शेखपुरा जिला कांग्रेस कमेटी ने कड़ा विरोध जताया है। जिला कांग्रेस आनंदी कुमार यादव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र नाथ पटेल के नेतृत्व में आज पटेल चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश प्रकट किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं, भाजपा होश में आओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान बंद करो जैसे नारे लगाकर कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष आनंदी कुमार यादव ने कहा है, असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वह लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। और साथ ही आपको बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र नाथ पटेल ने कहा, सत्ता के नशे में भाजपा के नेता लगातार विपक्ष के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। और साथ ही कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन व्यक्तिगत अपेक्षा और अभद्र भाषा लोकतंत्र को कमजोर करती है। और साथ ही प्रदर्शन में राहुल कुमार, विपिन चौरसिया, प्रेम कुमार गुप्ता, शिव शंकर महतो, गोरेलाल कुशवाहा, प्रमोद यादव, राम प्रसाद दास, दानी प्रसाद, पिंटू कुमार, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शंकर प्रसाद उर्फ भैया जी, बरबीघा अध्यक्ष शंभू सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता विनोद सिन्हा, अररिया प्रखंड अध्यक्ष केदार राम, दानी प्रसाद चुन्नू और साथ ही कुमार, नवल पांडे, संजय सिंह एडवोकेट, सुमन कुमार, ब्रजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सभा में खड़गे जी रह चुके हैं और अभी भी नेता विपक्ष है राज्यसभा में, आप सभी को मालूम है। उनके लिए असंसदीय शब्दों का तो छोड़ दीजिए, बहुत ही अनैतिक, घृणित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जिन्होंने अपने संसदीय जीवन में 50 साल संसदीय जीवन जिनका रहा हो, आप उनको सार्वजनिक तौर पर अगर आप पागल घोषित कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आरएसएस और बीजेपी की जो पूरी बुनियाद है दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, उसका ही परिचय हेमंत बिस्व शर्मा दे रहे हैं। और हम लोग इस तरह के किसी भी घृणित मानसिकता के खिलाफ हम लोग आज सड़क पर हैं। हमने आज पुतला दहन किया है, हमने अपनी तरफ से इसका विरोध किया है। पहले पटना में ये कार्यक्रम हुआ, आज पूरे बिहार के हर जिले में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं ये बात कहूँगा कि इस देश की आवाम हेमंत बिस्व शर्मा के जो ये आपत्तिजनक शब्द हैं, जो भाजपा और आरएसएस के जो ये आपत्तिजनक शब्द हैं, और इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं क्या कहूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत सम्मान से मैं बोल रहा हूं, वो देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मानित नेता हैं। चूंकि इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, वो अपने नेता विपक्ष के खिलाफ जिस तरह के आपत्तिजनक शब्द उनकी ही पार्टी के एक नेता के द्वारा किया गया, और प्रधानमंत्री जी नाटक चाहे जितना कर लेते हों कि देश का पहला नहीं दूसरा दलित राष्ट्रपति उन्होंने बनाने का दावा किया हो, आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का दावा किया हो, लेकिन एक दलित नेता विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये सब जो कुछ भी हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, उस पर एक भी शब्द नहीं बोलना, अपने नेता पर लगाम नहीं लगाना, ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी बीजेपी और आरएसएस की जो घोषित रणनीति है दलितों और आदिवासियों के खिलाफ, उसको वो इंडोर्स करते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है। भाजपा स्वच्छ पार्टी फिर भी इस तरह की घृणित कार्य होते हैं। अगर वो स्वच्छ पार्टी है तो उसका एक, देखिए मैं स्वच्छ की बात मैं कहूँ, जिसका गृह मंत्री सदन के अंदर गाली गलौज की भाषा में बात करता हो, जिसका प्रधानमंत्री $1 मिलियन गर्लफ्रेंड और राक्षसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिसके सगल में रहा हो, ये तय बात है। न वो महिला का सम्मान करता है वो पार्टी, न वो दलितों का सम्मान करता है, न वो आदिवासियों का सम्मान करता है। और तो और जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के सामने इन्होंने अपने घुटने टेके हैं, वो 140 करोड़ जनता का भी अपमान करते हुए। ये बिल्कुल मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके आंखों के सामने है। आपके पिता के माफिक हैं, मैं हेमंत बिस्व शर्मा के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके पिता के माफिक हैं, उनके पिता की उम्र के हैं। जमुई जिले में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल ज्ञान भारतम मिशन के तहत उपेक्षित पड़ी हस्तलिखित अमूल्य आपको बता दें पांडुलिपियों और साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटल स्वरूप देखकर दुनिया के सामने लाने की कवायद शुरू हो गई है। डीएम श्री नवल किशोर के नवीन के नेतृत्व में जमुई की समृद्ध ज्ञान परंपरा और साथ ही सांस्कृतिक चेतना को इसके तहत महाअभियान का स्वरूप देकर ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्धित और वैश्विक पटल पर लाया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों के पदाधिकारियों को उसके लिए रणनीतिक बयान बनाना पड़ेगा और साथ ही इसी ध्येय को लेकर अपर समाहर्ता विभागीय जांच बाल मुकुंद प्रसाद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पांडुलिपि सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया है। ये समिति जिले के कोने कोने में बिखरी हुई प्राचीन हस्तलिपियों और साथ ही ताम्र पत्रों और दुर्लभ दस्तावेजों का गहन सर्वेक्षण कर उनका दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करेगी। यह कार्य मात्र एक सरकारी योजना न होकर जमुई के खोए हुए सांस्कृतिक वैभव को पुनर्जीवित करने का महाअभियान है। इसके माध्यम से जिले के मठों, मंदिरों और निजी संग्रहालयों एवं व्यक्तिगत घरों में सहेज कर रखी गई अमूल्य धरोहरों को वैज्ञानिक पद्धति से नया जीवन प्रदान किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन जमुई की आत्मा को सहेजने का प्रयास है। ये समय की मांग की है कि जिले का प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक, साहित्यिक और साथ ही इतिहास प्रेमी एवं विलुप्त पुरानी पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन करने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करे।
कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में हाल ही में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले का गंभीरता से लेते हुए इस मामले को पूर्णिया क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर विवेकानंद ने थाने में निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पूरे क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की तथा विधि व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया है। निरीक्षण के क्रम में आईजी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि घटना से जुड़े सभी बिंदुओं पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही आईजी डॉक्टर विवेकानंद ने बताया कि बीते दिनों फलका थाना क्षेत्र के हाजत में राकेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। और साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले में दोषी पाए गए पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी। और निरीक्षण के दौरान कटिहार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। और इस संबंध में भी कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो इन सभी मामलों की जांच करने के लिए क्रम में मैं फलका आया हूं और जो मृतक राकेश यादव हैं उनके परिजनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई है और गलत तो गलत ही है और इस संबंध में दोषी जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन पर कुछ कार्रवाई हुई है और भी जो गंभीर कार्रवाई होनी है वह भी होगी। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करके फलका की छवि को खराब किए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। कितने लोगों पर सर कार्रवाई हो पाई है अभी तक? करीब 6 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आपको विस्तृत जानकारी देंगे। कितने पुलिसकर्मी पे कार्रवाई हुई है सर? आप लोगों ने इस संबंध में ऑलरेडी रिपोर्टिंग किया है और जो थानाध्यक्ष थे, जो ड्यूटी अफसर थे, जो चौकीदार हैं, इन सब को निलंबित किया गया है। इन पे विभागीय कार्रवाई की जा रही है और भी जो दोषी हैं तो उन पे भी कार्रवाई। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी चौक के सामने 80 की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 स्कूल मासूम बच्चों को रौंद दिया है। वहीं आज मदन पासवान के 12 वर्षीय पुत्र अंश कुमार को उसकी मौत मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। तीसरे का इलाज मायागंज में इलाजरत है। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर जिसने की मिथिलेश शाह की पुत्री पहली करुणा कुमारी की हत्या इलाज के दौरान मायागंज में हो गई थी। इस मामले को लेकर पीड़ित के परिवार वालों ने वहां पुलिस से मिलने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ पहुंचे। प्रशिक्षु एएसपी सायम रजा, लाइन ऑर्डर नवनीत कुमार और साथ ही ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार, सुल्तानगंज थाना इंस्पेक्टर पीड़ित के परिवार वालों से मिलकर सरकार के तरफ से हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं 16 वर्षीय दिव्यांशु मायागंज अस्पताल में इलाजरत है। दिव्यांशु की मां अपने बेटे की जान बचाने के लिए हाथ जोड़ती नजर आ रही है। एडमिशन करा के महेशी स्कूल से लेकर के जा रहा था स्कूल है वहीं एडमिशन कराने जा रहा था। थोड़ा सा डाउन रखिए। हाँ, तब फिर क्या हो, कैसे कर इस पेपर देखा है, इस पेपर को लेकर के आज मेरा भतीजा स्कूल जा रहा था एडमिशन कराने के लिए। साइकिल पे 2 बच्चे थे, उसी में एक कार आया और उसे रेंगते हुए चल गए। न अंधे देखा न पाछे देखा और एक लड़की का मृत्यु 2 दिन पहले। न तो पुलिस न तो घर पे गया। आज जब जाना कि अंश का मृत्यु हो गया तो हम लोग को फर्ज बोला कि आप लोग जाम नहीं लगाइएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। और हम कहते हैं
ही होता है, हम रिस्क लेते हैं। न तो मुँह से बोल के वो चला गया और न बोला कि हम लिखित देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए मैं अंश बाबू का आज 2 घंटे तक दोपहर से लेकर के शाम 5 बजे तक हम लोग आप अंश बाबू का इंतजार करते करते हम यहाँ तक अभी तक पहुँचे। हमको इंसाफ चाहिए। अंश बाबू के लिए मैं 2 अक्षर बोलना चाहता हूँ और इसी के सिवा आपको बोलने का क्षमता नहीं दिया है बाबू साहब। 4 दिन हो गया, अभी तक मेरे माले पड़ा है, ना ड्राइवर पकड़ाया। नहीं ड्राइवर पकड़ा गया, बनाइए 30 कागज पे अंश राज के लिए बनाइए। आपके घर पे गए थे, पुलिस प्रशासन गई थी, क्या बोला आपको? गए थे, जाम नहीं लगाइए। क्यों नहीं जाम लगाइए? हमको लिखित दिए थे, हम लोग को डरा धमका करके चला गया। कुछ तो आश्वासन दिया होगा ना कि कुछ नहीं, कुछ लिखा पड़ेगा, खाली मुंह से बोल दिया। और क्या बोलेंगे सर? इसमें इसके सिवा क्या नहीं गाड़ी का करवाइए सही से। मेरा बच्चा को बचा दीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। हम चाहते हैं गाड़ी में लाकर पकड़िए। 3 दिन हो गया सर, कोई इलाज नहीं हो रहा, ना कोई देख रेख नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा सर। कैसे मेरा बच्चा जिएगा? मेरा बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है। मेरा बच्चा को बचा ऐसा लीजिए, थोड़ा होता है। नहीं चाहिए मेरा बच्चा को। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? गरीब आदमी है, बच्चा के चक्कर में हम ही मर जाएंगे, लेकिन बच्चा को बचा लीजिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई वहाँ पे मैसेज चौक के आगे मुझे इस तरह के 3 बच्चे को उस तरह तो सुबह जो है जगह कार वाले ने 3 स्टूडेंट, तीनों पढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों का हुआ, एक का मृत्यु हुआ था, एक दूसरे का भी मृत्यु हो गया, एक इलाजरत। और अफसोस की बात यह है कि जो लड़की की मृत्यु हुई पढ़ने में बहुत परिवार का एक भविष्य, दूसरे की जिसकी मृत्यु है वो और दर्दनाक है। उसके माँ बाप का एक ही किडनी है, एक किडनी एक दूसरे को देख के दोनों जिंदा है और उसके एक बच्चे देखे। अभी एक बच्चे इलाजरत में है। हम लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा से इलाज हो जाए और भगवान की कृपा से वो कर। सर ये बराबर इस तरह घटना घटती रहती है रोड पे, ये सब लगे, इसके लिए क्या? अच्छा हाँ, एक चीज़ है, थोड़ा सा क्या है कि हम लोग भी अब इसको चिन्हित करते हैं ब्लैक स्पॉट के रूप में। और थोड़ा सा रोड बनाने वाले तो निशान छोड़ गए हैं, सब जगह निशान बना दिए हैं, लेकिन ड्राइवर लोगों की लापरवाही है कि वो निशान का या यातायात के कानून का पालन नहीं कर रहे, और जिसके कारण रोड बनाने वाले तो सभी जगह आपका चिन्ह बना दिए हैं, लेकिन आजकल के ड्राइवर उस चिन्ह का अनुपालन नहीं करते। मृत के परिजन से मिले सर, क्या आश्वासन मिला आपकी तरफ से? मृत के परिजन से मिलने के बाद तो सभी जो भी मृत हैं बहुत दुखी तो ही हैं, बहुत गरीब हैं। हम लोग के तरफ से यही होगा प्रयास कि उनको जो आगे कानूनी कार्रवाई में जितना भी मदद हो सकता है हम लोग। अररिया जिले के अंतर्गत फारबिसगंज में मार्केटिंग गेट के पास दिन दहाड़े एक सत्तू विक्रेता रवि चौहान ने पिकअप वैन ड्राइवर नबी हुसैन का सिर को धड़ से अलग कर दिया है। घंटों तक कटे हुए सिर को लेकर रवि चौहान खड़ा रहा अपराधी। तब आम पब्लिक ने फिर रवि चौहान को भी मार दिया, जिससे कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस प्रशासन पहुंचे और मामले को माहौल को शांत कराया गया। पुलिस प्रशासन चौक चौराहों पर चौकन्नी है। है तो उन पर भी कार्रवाई। सर कल फारबिसगंज में भी एक बड़ी घटना हुई जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई। फारबिसगंज की घटना भी काफ़ी दिल दहलाने वाली है और अत्यंत ही मर्माहत करने वाली घटना है। और एक सामान्य सी जो लड़ाई थी 2 आदमी के बीच में, वह इतनी बड़ी घटना में तब्दील हो जाएगी, ये किसी ने वास्तव में नहीं सोचा होगा। इसके सभी पहलुओं से जो है, जो जानकारी मैंने स्वयं भी फारबिसगंज जा कर के लिया और उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, तो उन सबको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी।
जोधपुर जिले के सालावास डिपो से निकलने वाले पेट्रोल डीजल टैंकरों से तेल चोरी कर उसमें केमिकल मिलाकर सस्ते दामों में बेचने के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। गुरुवार दोपहर रसद विभाग की टीम ने दबिश देकर एक बड़े कार्रवाई की, जहां बड़ी मात्रा में ड्रम बरामद किए गए हैं। मौके पर ऐसे ड्रम मिले जिनमें टैंकरों से निकाला गया पेट्रोल डीजल रखा हुआ था और उन्हें पास में ही केमिकल से भरे ड्रम भी मौजूद थे और साथ ही वाटर पंप के जरिए तेल में केमिकल मिलाने की व्यवस्था की गई थी। रसद विभाग ने मौके पर सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार 3 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें एक स्थान पर BPCL का टैंकर से तेल निकालते हुए पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सालावास डिपो से निकलने वाले टैंकरों से चोरी किया गया तेल केमिकल मिलाकर सस्ते दामों में बेचा जाता था और इस मिलावटी तेल के कारण वाहनों के इंजन खराब होने की घटनाएं सामने आ रही थी। इस तरह की घटनाओं पर पहले भी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है और कई टैंकर पकड़े जा चुके हैं। मौके पर मौजूद बावजूद इसकी चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। तेल चोरी के दौरान आगजनी की घटनाएं भी हो चुकी है, जिनमें टैंकर जलने के साथ ड्राइवर की जलकर मौत भी हो चुकी है। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास की आवंटन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें एजेंडा अनुसार समस्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए आवंटन पत्र जारी किए जाने के निर्णय लिए गए। न्यास की अवॉर्डेड योजना शालीमार नगर, विज्ञान नगर, अंबेडकर नगर, बुद्ध विहार, अरावली विहार प्रथम और सूर्य नगर को जोड़ने वाली 200 फुट सड़क, वैशाली नगर व अन्य में नगर मुआवजा राशि के एवज में शेष रहे हितबद्धधारियों खातेधारकों को 20% आवासीय विकसित भूमि एवं 5% व्यावसायिक विकसित भूमि के संबंध में निर्णय, जिसमें एजेंडा अनुसार समस्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए आवंटन पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर विकास न्यास की सचिव धाई गुड़े स्नेहल नाना और उप सचिव जितेंद्र नारुका सहित न्यास के अधिकारी और समस्त काश्तकारी हितकारी मौजूद थे। खबर कोटा से, जहां विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के लाटपुरा के गांव में गत दिनों मंत्री द्वारा निकाली गई पदयात्रा की पालना रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर समीक्षा बैठक आज दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस कोटा में आयोजित की गई। बैठक में डोलिया ग्राम पंचायत के मंदिरगढ़ गांव में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं राजस्थान के पर्यटन नक्शे पर स्थापित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मंत्री मदन दिलावर ने बैठक में उपस्थित पर्यटन विभाग और साथ ही देवस्थान विभाग, पुरातत्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग एकीकृत रूप से मंदिरगढ़ का दौरा करें और साथ ही बारीकी से निरीक्षण कर इसके विकास की प्लानिंग तैयार करें। देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि मंदिर दर्शन मांग की योजना के तहत इन सभी मंदिरों को विकसित किया जा सकता है। पर्यटन विभाग के जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2016 से 17 में मंदिरगढ़ के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने योजना तैयार की थी। दो मीटिंग, एक मीटिंग पूरी हो गई, एक मीटिंग चल रही है। एक मीटिंग में हमने पुरातत्व विभाग, देवस्थान विभाग, पर्यटन विभाग और वन विभाग, ये चारों विभागों के लोगों को बुलाया था और उनसे मैंने जो लाटपुरा पंचायत समिति में जो डोलिया ग्राम पंचायत है, वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है मंदिरगढ़। उस मंदिरगढ़ में लगभग 150 मंदिरों से ज़्यादा हैं और ऐसा कहते हैं कि 6ठी शताब्दी से पूर्व के मंदिर बने हुए हैं।
मैं चाहता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, देवस्थान की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सरकार के अधिकारियों के ध्यान में आना चाहिए कि वहाँ किस प्रकार से योजना बना करके वहाँ पर्यटन की दृष्टि से हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने सब अधिकारियों से बातचीत की है, सबको निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम 2 दिन निकाल कर, क्योंकि सारे मंदिरों को एक दिन में नहीं देखा जा सकता, 2 दिन लगेंगे। चारों डिपार्टमेंट के लोग लगभग अगले सप्ताह जाएंगे और उस पर क्या योजना बना सकते हैं, वहाँ देख करके क्या कर सकते हैं, पूरा रोड मैप भी तैयार करेंगे, DPR भी बनाएंगे और आगे की क्या योजना बना सकते हैं वो बताएंगे। इस पर हमने सबको निर्देश दिए हैं। हमारी दूसरी मीटिंग है, क्योंकि मैंने मार्च के महीने में पदयात्रा की थी, लगभग 25 गांव के आसपास की मेरी पदयात्रा थी। ये पदयात्रा ऐसे गांव की थी जो अक्सर गरीब परिवार हैं, गरीब गांव हैं, अधिकांश गांव वन विभाग में बसे हुए हैं। उन सबको मैंने कहा था कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिलना चाहिए। कहीं हम ये भी कह के आए थे कि भैया आपका ट्यूबवेल खुदवा देंगे, कहीं आपका ये नाली बनवा देंगे, आपको यहाँ तालाब बनवा देंगे। तो उन सबकी हम समीक्षा कर रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी जो अभी तक की रिपोर्ट है सकारात्मक है और सब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी और द्रुत गति से अपना काम करें। ये स्कूलों में बच्चों के नाम सुझाएंगे आप, गोगरी लाल को गणेश करेंगे? अभी मैं इन दोनों मीटिंगों तक सीमित हूँ, फिर बाद में आपको सारी बात बताएंगे। बता दो, वो भी बता। कोटा नगर निगम ने अतिक्रमण दस्ते बुलडोजर के साथ भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा रोड राकेश सौरल बिल्डिंग चौराहे पर पहुंचा और 2 मकानों के सामने के अतिक्रमण को बुलडोजर की सहायता से हटाया है। इस प्रकरण में ये बात सामने आई है कि 2 पड़ोसियों का झगड़ा निगम तक पहुंचा है। एक ने शिकायत दी है इस चौराहे पर और अन्य लोगों ने 10 से 15 फीट तक की अवैध कब्जे कर रखे हैं। निगम JEN से शिकायत की गई तो पहले यह कहकर टालते रहे कि शिकायत आने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। बाद में निगम JEN ने सभी अतिक्रमण करने वालों को 3 दिन का अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। इसके बाद अतिक्रमण दस्ता स्टेशन के बाजार में पहुंचा और वहां से अतिक्रमण हटाया और कई ठेले लगाने वालों के चालान बनाए। करीब 2900 के चालान भी बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा 696 आर कोटा 12 एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ कोटा दक्षिण के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव में कोटा शहर ब्लॉक स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा थे और साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा सहकारी सभा के अध्यक्ष एवं स्काउट गाइड के जिला प्रधान प्रकाश जायसवाल ने की है। मुख्य वक्ता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्नेहलता शर्मा रही हैं। विशिष्ट अतिथि में शिक्षा सहकारी सभा के मंत्री जमनालाल गुर्जर और डायरेक्टर कमल कुमार शर्मा, दिनेश कुमार मीणा तथा समाज सेवी नरेश शर्मा मंचासीन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने स्वागत एवं अभिनंदन से की है। इसके बाद प्रवेश उत्सव में के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें नया गांव के अलावा रोजड़ी एवं आवली के बच्चे शामिल रहे हैं। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रामचरण मीणा ने कहा कि शिक्षा ही समाज को सशक्त और विकसित बनाती है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को विद्यालय भेजने की अपील करते हुए कहा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित बिल्कुल ना रहे। प्रधानाचार्य भूपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.67% अंक प्राप्त करने वाले राहुल मीणा सहित अन्य प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। रैली में सरोजनी नायडू ओपन गाइड कंपनी, लाल बहादुर शास्त्री ओपन स्काउट ट्रिप और साथ ही चंद्रशेखर आजाद ओपन रोवर क्रू तथा नया गांव आवली रोज एवं रोजरी के स्काउट गाइड दलों ने सक्रिय भागीदारी भी निभाई है।
10 अप्रैल कोटा शहर पुलिस को नशे के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन गरुड़ व्यू में बड़ी सफलता मिली है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 33 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी दिलीप कुमार सैनी और डीएसपी डॉक्टर पूनम के सुपरविजन में थाना अधिकारी टीम ने यह कार्रवाई की है। 10 अप्रैल 2026 को रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर टीटीई विश्राम गृह के पास 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया है। दोनों आरोपी वर्तमान में जयपुर में झज्जर हरियाणा के किराए के मकान में रह रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी दोस्त और साथ ही काफी समय से तस्करी कर रहे थे। ये मध्य प्रदेश के नीमच से डोडा चूरा खरीद कर ककड़ेश्वर, रामपुरा और साथ ही गांधी सागर, रावत भाटा होते हुए बस व ट्रेन से कोटा लाते थे। मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की एक बार फिर पोल खुली नजर आई है। भरतपुर में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आरबीएम अस्पताल और साथ ही राजकीय जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था, साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया, जिसमें कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। आरबीएम अस्पताल में रोजाना करीब 4000 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं और अटेंडेंस को मिलाकर ये संख्या करीब 8000 तक पहुंच जाती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के हिसाब से अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहद कमजोर पाई गई हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी साफ सफाई व्यवस्था को लेकर जताई गई। प्रमुख शासन सचिव ने स्पष्ट कहा कि सफाई का स्तर बिल्कुल संतोषजनक नहीं है, इसमें तुरंत सुधार जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले साल भी तत्कालीन मुख्य सचिव ने आरबीएम अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई थी, लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं और उन्होंने अस्पताल प्रशासन को स्टाफ बढ़ाने, सफाई व्यवस्था मजबूत करने और गर्मी को देखते हुए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को धीमी गति पर सवाल उठाए गए और साथ ही आपको बता दें आरएसआरडीसी द्वारा किए जा रहे कार्य जल्द पूरा करने के भी जिला कलेक्टर के साथ समीक्षा कर तेज करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में मैन पावर की कमी का मुद्दा भी सामने आया है, जिस पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ बढ़ाने की बात कही गई है। आज यहाँ पे आकर के जो मेन अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं सभी लोगों को मिल रही हैं, उसका एक थोड़ा सा टेस्ट चेक करना था। हालांकि जैसा कि अभी देखा है, सारे अंदर आईपीडी वार्ड्स भी देखे हैं, नामाश्रय वार्ड्स भी देखे हैं, जो ये मेडिकल ओपीडी है, काफ़ी अभी सुधार की आवश्यकता है, विशेष करके सफाई को लेकर के। ऑलमोस्ट 4000 के करीब रोज़ का ओपीडी है। 4000 अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो सबके साथ एक अटेंडेंट बांध के चले तो 8-1 हज़ार लोग रोज़ इस बिल्डिंग में आ रहे हैं। उसके प्रपोर्शन में यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ पे स्टाफ बढ़ा करके सफाई के लिए, अभी गर्मी का टाइम आ रहा है तो लोगों के ढंग से जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनके पानी पेयजल की व्यवस्था के लिए, इसके लिए अभी सुपरिटेंडेंट साहब को डायरेक्शंस दिए हैं। और ये जो अभी अपना इधर सीसीबी का काम चल रहा है जो आरएसआरडीसी बना रही है, अभी थोड़े धीमी प्रगति पे है, इसको भी थोड़ा सा भी कलेक्टर साहब के साथ भी बैठ करके एक बार रिव्यू करके इसको एक्सपेडाइट करवाना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस वर्ष ही ये वाला सीसीबी का काम शुरू हो करके और आम जनता को यहाँ की ये वाली फैसिलिटीज़ भी शुरू हो जाए। अभी जाकर के एक बार जनाना का भी जो अंदर की तरफ अस्पताल है, महिलाओं और नवजात बच्चों को कैसी सुविधाएं हैं, क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का
जो फोकस रहता है कि जो हमारी माँ योजना में अधिक से अधिक लोगों को हम निःशुल्क इलाज और ये जो इतने अच्छे सारे आईपीडी की सर्विसेज दे रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस की सर्विसेज दे रहे हैं, वो अच्छी तरह से लागू हो और आने वाले पेशेंट्स को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अभी जो इनका काम है अभी और भी देख करके सभी लोगों के साथ बैठक करके भी जो इनके भी इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करें। मैडम पिछले साल सीएस साहब भी आए तो उन्होंने सफाई पर नाराज है आरबीएम अस्पताल को लेकर, दूसरा आरबीएम एमआरआई नहीं है, सफाई वही मैं कह रही हूँ कि सफाई को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा है कि अभी ऑलमोस्ट 2-2:30 बज गए हैं, पेशेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो सफाई का लेवल जो होना चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। मैडम यहाँ पे टीवी ठीक, उसको भी बैठ करके, क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि कमियां ऐसी नहीं कि जो एड्रेस नहीं हो सकती है, थोड़ा सा इंटरवेंशन करके, थोड़ा सा ध्यान दे करके जो आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली सभी लोग मिल करके करेंगे, तो इसको भी एक मैडम मैन पावर की कमी साहब को कहा है कि अलग अलग योजनाओं में जो इंसेंटिव राशि मिल सकती है, किस तरह से हम आउटसोर्स करके ज़्यादातर सर्विसेज जो मैन पावर की जो कमी आ रही है उसको हम एड्रेस मैम एक स्टाफ की प्रॉब्लम है, जो ट्रॉली पुलर और बुजुर्ग लोग आते हैं और बुजुर्ग लोग एक बार घर जाने के बाद भी उनका जो फॉलो मैकेनिज्म किस तरह का है, इसमें हम लोग चर्चा भी करेंगे और उनको घर पे या उनके नियरेस्ट जो सीएचसी है वहाँ पे फिजियोथेरेपी सर्विसेज कैसे दे जाए, ताकि हर चीज़ के लिए उन्हें जिला अस्पताल नहीं आना पड़े। इस पर भी बैठ करके एक बार एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से हमारे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको घर के नज़दीक। ग्राम अरनखेड़ा के आलनिया 12 फीट लंबा अजनर ग्रामीण करीब 30 मिनट तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई जनहानि अथवा को अजगर को आपको बता दें चोट नहीं लगी है। प्राथमिक जांच के बाद वन विभाग ने जंगलों में छोड़ दिया गया। टीम स्नैक कैचर और साथ ही गोविंद शर्मा ने वन विभाग में उसको सुरक्षित छोड़ दिया है। हरनखेड़ा में एक खेत के पास करीब 12 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया है और अजगर को देखने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सामने आई और साथ ही वहां पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को फोन कर दिया गया। गोविंद शर्मा ने रेस्क्यू कर उसे घने जंगलों में छोड़ दिया है। ग्राम अरनखेड़ा के आलनिया 12 फीट लंबा अजगर ग्रामीण करीब 30 मिनट तक उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें अजगर को चोट नहीं लगी है। प्राथमिक जांच के बाद वन विभाग के जंगलों में उसे छोड़ दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने वन विभाग में उसको सुरक्षित छोड़ दिया है। हरनखेड़ा में एक खेत के पास करीब 12 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया है। अजगर को देखने पर के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम आई और साथ तुरंत वहां स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को फोन किया। गोविंद शर्मा ने रेस्क्यू कर उसे घने जंगलों में छोड़ दिया।
डीडवाना जिले के पावटा बस स्टैंड के पास एक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक बारात की कार लड़कियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुए आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया है, वहीं ट्रैक्टर का अगला टायर टूटकर अलग हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार बारात लेकर चौलुखा से छोटी छापरी की ओर जा रही थी और साथ ही पावटा बस स्टैंड के समीप मार्ग पर ओवरटेक करते समय अचानक एक गाय गाड़ी के सामने आ गई। गाय को बचाने के लिए फेर में कार अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई है। भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच का हिस्सा पिन टूट गया और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण और राहगीरों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। घायलों को तत्काल निजी वाहनों की मदद से डीडवाना के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम उनको उपचार शुरू कर चुकी है। घायलों में अशोक 23 वर्षीय पुत्र, महावीर इमरान 35 वर्षीय पुत्र, खान मोहम्मद सलावत खान 35 वर्षीय पुत्र, दाऊद खान घायल हुए हैं। कोटा शहर कांग्रेस में आज खुलकर गुटबाजी सामने आई है। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री रहे शांत धारीवाल और साथ ही पूर्व विधायक व लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आए हैं। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बैठक में पहली बार कोटा आए जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमित पठान, देहात जिलाध्यक्ष भानु प्रताप समेत अन्य नेताओं ने स्थिति को संभाला है। पार्टी की गुटबाजी को लेकर प्रभारी ने भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गुटबाजी किस जगह नहीं है, इसी वजह से पूरे देश में भी पार्टी कमजोर है। अब पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा शहर में भयानक घटनाक्रम घटित हुआ है। घटना आर.के. पुरम थाना क्षेत्र के आदली रोजड़ी गणपति विहार में घटित हुई है, जहां परिवार के लोगों ने लाठी सरी और तलवारों के एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले के पीछे की कहानी 24 मार्च 2026 से जुड़ी हुई बताई जा रही। जी हां, इसी तारीख को 24 मार्च 2026 को विशाल ने तनीषा से कोर्ट मैरिज की थी। इस संदर्भ में पुलिस ने तनीषा के भाइयों को और उसके परिजनों की भी पाबंद किया था। लड़का और लड़की दोनों बालिग होने की वजह से दोनों प्रेम विवाह किया था। उसके बाद लड़की ने थाने में जाकर अपने परिजनों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को पाबंद कर दिया गया था। लड़के वालों से लड़ाई झगड़ा ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर जो घट रहा है उसकी लड़की वालों ने बाहर निकाल दिया और साथ ही लड़के वालों पर ताबड़तोड़ तलवारबाजी कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी 8 अप्रैल को तनीषा के पिता धीरज, मां भानु प्रताप, रुद्र प्रताप, दीपक भाई और साथी पुत्र राहुल के घर में घुसकर जबरदस्ती बाहर निकाला है। बाहर निकालते ही लात घूंसे मारने लगे और प्रताप ने विशाल की मां पूजा पर तलवार से बार बार वार किए हैं और पीठ पर अनेकों लाठियां मारी है, जिससे 11 टाके लगे हैं। वहीं उल्टे हाथ में 3 वायर भी डाले गए थे और हाथ में भी फ्रैक्चर है। विशाल के पिता विक्की के भी सिर पर 5 टाके आए हैं और सिर में गहरी चोट दोनों पति पत्नियों के आई है। बाहर खड़ी गाड़ियां तक तोड़ दी गई हैं। हमलावर मारकर सभी फरार हो गए हैं। घटनाक्रम में भयभीत परिवार जब थाने पहुंचा और पुलिस ने कहा सबसे पहले आप अस्पताल जाकर इलाज करवा ले, उसके बाद आकर रिपोर्ट लिखवा दे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले इलाज जरूरी है। 9 अप्रैल को सुबह रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, उसके बाद पुलिस में मेडिकल करवाया गया। घायलों के बयान लिए गए हैं।
आपको बता दें, महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कोटा में 501 दीप प्रज्वलित कर एवं सबको शिक्षित करने की शपथ संकल्पित होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर 10 अप्रैल 4:30 बजे से दादाबाड़ी कोटा में सर्व समाज द्वारा 501 दीपदान एवं सामूहिक शपथ का आयोजन किया जा रहा है। सर्व समाज के लोग दीपदान कर रहे हैं और हर व्यक्ति को शिक्षित करने की शपथ लेंगे। सामाजिक क्रांति और शैक्षणिक क्रांति की प्रेरणा और साथ ही भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती 11 अप्रैल को कोटा में धूमधाम से मनाई जाएगी। और साथ ही आपको बता दें, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में माली समाज के एक साधारण परिवार में हुआ था। महान विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दर्शनाक और साथ ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे और साथ ही उनके जीवन भर शोषित समाज और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। वे शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत थे। 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हुआ था। ऐसे आदर्श महापुरुष की 11 अप्रैल को जयंती के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।